हेलो फ्रेंड्स, मैं यश जौहरी। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो सीबीएसई का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है, और हमारे जितने भी कंपाउंड्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम या फिर हमारे फूड मटेरियल्स में कार्बन के कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी लाइफ का एक बेस बनाता है। तो इसी कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन एलिमेंट क्या है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका शेल कैसा होता है। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसमें कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और इनर शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैंने डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका के शेल है, ये इसका एल शेल है। तो के शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हुए वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है कि ये टेट्रावैलेंट है नेचर में। साथ ही कार्बन कंपाउंड्स में अगर देखें तो जो कार्बन एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये कार्बन 4 आयंस और कार्बन 4 मतलब कार्बन 4 प्लस कैटायंस एंड कार्बन 4 माइनस एनायंस नहीं फॉर्म करता है। अगर ये कार्बन 4 कैटायंस फॉर्म करता है, इसका मतलब है इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने पड़ते हैं। इट हैज़ टू लूज 4 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उनको ईजिली आउटर मोस्ट शेल से रिमूव कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको भी ईजिली रिमूव कर सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। मगर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट पे होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उनका रिमूवल बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी तरफ कार्बन 4 माइनस आयंस भी नहीं बन सकता, क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, वो हमारे 6 होते हैं। 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर से अगर आ गए, यानी C4 माइनस आयंस का मतलब है कि एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन उसके शेल में आ जाना, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाना। तो कार्बन के पास जो 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स उनको होल्ड नहीं कर सकते 10 इलेक्ट्रॉन को। तो इसीलिए C4 माइनस आयन पॉसिबल नहीं है। ओके। कार्बन दूसरे कंपाउंड्स के साथ, कार्बन कंपाउंड्स के साथ भी, कार्बन एलिमेंट या कार्बन हाइड्रोजन के साथ या बाकी दूसरे नॉन मेटल्स के साथ बॉन्डिंग जो शो करता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, वो ना लूज कर सकता ना गेन कर सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर सकता है, जो कि हम कह सकते हैं कि उसकी बॉन्डिंग कोवेलेंट है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करेगा, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करे, चाहे वो कार्बन कार्बन के साथ शेयर करे, तो ये इसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम फॉर शेयरिंग इज कॉल्ड कोवैलेंसी। ओके। तो कार्बन के
कार्बन टेट्रावेलेंट होता है नेचर में। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको जो चाहिए होते हैं या वो शेयर करता है दूसरे एलिमेंट के साथ और वो उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट इन नेचर बिकॉज इट्स वैलेंसी इज 4 एंड देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 4 electrons in the outermost shell it can share its 4 electrons with other elements to achieve the stable eight electron inert gas electronic arrangement। कार्बन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कॉम्बिनेशन की। कार्बन स्मॉलेस्ट होता है साइज में, तो ये दूसरे कार्बन कंपाउंड कार्बन एलिमेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लिंक करने की कोशिश करता है, जोड़ने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर टेंडेंसी है कि वो कंबाइन कर जाता है दूसरे एलिमेंट के साथ और यही एक मेजर रीज़न होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे बनते हैं वो इसी कारण से बनते हैं। बिकॉज कार्बन हैज़ द टेंडेंसी टू कनेक्ट विद अनदर कार्बन एलिमेंट, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और इसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। Catenation property, the property by which the carbon is linked to another carbon atom and that carbon atom further links to another carbon atom and this property is called catenation property। ये self combination property होती है इसके अंदर। कार्बन फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट दोनों में होता है प्रेजेंट। फ्री स्टेट में ये डायमंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ग्राफाइट के फॉर्म में, और एक और रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं बकमिंस्टर फुलरीन, ये भी फ्री स्टेट में होता है। कंबाइन स्टेट में कार्बन कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन ये कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चॉक, ये सब हमारे कंबाइन स्टेट में है, यानी ये कार्बन कंबाइन स्टेट में। कार्बन हमारा फॉसिल फ्यूल्स के भी फॉर्म में होता है, जैसे कोल में बहुत ज़्यादा कार्बन होता है, ब्लैक कलर का कंपोनेंट है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब हमारे कार्बन कंपाउंड्स का ही पार्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कार्बन हमारा सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। इसके साथ साथ वुड में, कॉटन में, वुल में भी हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, एलोट्रॉप्स के बारे में। एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स बेसिकली it's a various physical forms in which an element can exist। एक एलिमेंट कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप। वेरियस फिजिकल फॉर्म्स
in which an element can exist are called allotropes of carbon, are called allotropes of कार्बन। ओके, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर, फ्लोरीन है। तो डायमंड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट substance having brilliance, extraordinary brilliance, चमक बहुत ज़्यादा होती है, extraordinary brilliance, डायमंड एक्सट्रीमली हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है, सारे एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस अभी तक की हम लोग को मिला है। डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। और डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, हमें वो क्रिस्टल के फॉर्म में नज़र आता है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीपली पढ़ें तो ये कार्बन एटम है, सेंट्रल कार्बन एटम, इसके साथ जो बाकी के 4 कार्बन कनेक्टेड होते हैं, अटैच होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से इस तरीके से। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से अटैच है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर लगता है, जैसे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से, यानी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, ये कार्बन एटम्स से जो बॉन्ड्स हैं एक सेंट्रल कार्बन एटम के साथ जो बाकी के 4 कार्बन कनेक्टेड हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है और ये इतना पावरफुली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से कि जिसकी वजह से डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो रिजिड होता है और इसीलिए डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। ओके, तो डायमंड की अगर आगे की प्रॉपर्टी देखें तो डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस। और जैसा कि ये बहुत हार्ड और रिजिड सब्सटेंस है तो ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी हमें इसको मेल्ट करने में, क्योंकि 3500 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा है। इस 3500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स वो ब्रेक कर जाते हैं डायमंड के। तो अब ये सोचिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है 3500 डिग्री सेल्सियस पे, एंड एट दिस टेम्परेचर ऑल इट्स कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ओके, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है।
ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, जिसमें कि कार्बन कोवेलेंटली अटैच है 4 कार्बन के द्वारा, वो भी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। डायमंड के बहुत यूजेस होते हैं, जैसे कि डायमंड्स आर यूज्ड इन ग्लास कटर्स, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी इट इज यूज्ड लाइक अ ग्लास कटर्स। रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट की तरह भी इसको यूज किया जाता है। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट इसका यूज़ है कि ज्वेलरीज में इसको बहुत यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, चमक ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको हम लोग ज्वेलरी में भी यूज़ करते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेटर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट द लाइट। ओके, इसके बाद हम दूसरा इलेक्ट्रो ऑफ ग्राफाइट की बात करें तो ग्राफाइट ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है। ग्रेइश ब्लैक, ओपेक सब्सटेंस, ये डायमंड से बहुत लाइटर होता है, बहुत हल्का होता है ये डायमंड से। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत स्लिपरी होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो भी नॉन मेटल में इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहां तक हम जानते हैं, इससे पहले मैंने पढ़ाया था कि मेटल्स दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मगर ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बहुत अच्छे से होता है। ग्रेफाइट का अगर स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा डीप में देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक इलेक्ट्रॉन इसका रह जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इसका ये वाला जो कार्बन एटम है, ये इस कार्बन एटम के साथ अटैच है, इस कार्बन एटम के साथ अटैच है, और एक तीसरे कार्बन एटम के साथ भी अटैच है, मगर एक इलेक्ट्रॉन इस पर रह जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला कार्बन एटम इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है, और एक इसके साथ अटैच है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाता है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो कार्बन जो है वो बाकी के जो 3 कार्बन एटम है उनके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। ये इधर कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है,
ठीक है। मगर इस तरीके से ये एक पूरी शीट बना देता है, एक लेयर बना देता है। ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं तो इस कार्बन की ये एक लेयर बनी हुई है, ये कार्बन की लेयर बनी हुई है, ये कार्बन की एक लेयर बनी हुई है। ओके, तो जहाँ पे कार्बन एक दूसरे के कार्बन के साथ अटैच है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स के द्वारा, तो यहाँ पे एक लेयर, एक शीट स्ट्रक्चर बना देते हैं। और ये जो लेयर है ये दूसरी लेयर के साथ कनेक्टेड होती है वैन डर वाल्स फोर्सेस के द्वारा, स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स बॉन्ड्स के द्वारा। ये देखिए, ये लेयर्स, ये पहली वाली लेयर इस वाली लेयर के साथ इस वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू कनेक्टेड है। ये वाली लेयर भी देखिए वैन डर वाल्स फोर्सेस के द्वारा जुड़े हुए हैं। वैन डर वाल्स फोर्स एक वीक फोर्स होता है जो कि दोनों लेयर्स को जोड़ के रखे हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे कि ये दोनों लेयर्स को जोड़ के रखे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्ड्स होता है वो दो तरीके की होती हैं। एक तो लेयर्स में कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंटली अटैच होते हैं और वो लेयर्स बनाते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। और ये लेयर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अटैच होते हैं वीक फोर्सेस के द्वारा। इस वीक फोर्सेस का नाम है वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा ये लेयर्स आपस में अटैच होते हैं। अब ये वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से ही ग्रेफाइट जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत स्लिपरी होता है नेचर में। ओके, ग्रेफाइट के बहुत यूजेस होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट जो होता है वो लुब्रिकेंट ऑयल की तरह यूज़ होता है। ये देखिए लुब्रिकेंट ऑयल की तरह यूज़ हो रहा है इसमें। कहीं कहीं पे जो ड्राई सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोड की तरह भी काम करता है। ये इलेक्ट्रोड जनरली ड्राई सेल का जो होता है ग्रेफाइट का बना होता है, मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। स्कूल में, कॉलेजेस में पेंसिल्स जो बच्चे यूज़ करते हैं ये ग्रेफाइट की होती हैं, ग्रेफाइट के पेंसिल्स होती हैं। ग्रेफाइट लेड होती है, लेड जो होता है वो ग्रेफाइट की बनी है। तीसरा एलोट्रॉप है इसमें बकमिंस्टर फ्लोरीन एलोट्रॉप, जिसके अंदर ऑलमोस्ट इट्स अ क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स। 60, it's a cluster of 60 carbon atoms joined together to form a spherical molecule। ये एक रिसेंटली एलोट्रोप डिस्कवर हुआ है जिसमें कि 7 कार्बन एटम देखे गए और वो आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बना लेता है, जैसे कि फुटबॉल गेंद होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो C60 के नाम से होता है। और ये एक नया एलोट्रॉप है जो डिस्कवर हुआ। ये एक डार्क सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, डार्क सॉलिड स्ट्रक्चर होता है इसका रूम टेम्परेचर पे। तो ओवरऑल तीनों एलोट्रॉप्स में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हमारा डायमंड है, क्योंकि उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन, सेंट्रली कार्बन बाकी 4 कार्बन के साथ कोवेलेंटली अटैच है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसकी वजह से वो हार्ड और रिजिड होता है। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं हमने देखे हैं कि हम पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कार्बन के ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं ये। इसके कारण है, एक तो सबसे पहले कैटिनेशन की प्रॉपर्टी,
कैटिनेशन हम जानते ही हैं, प्रॉपर्टी बाय विच द कार्बन is linked to another carbon atom to form a long chains, to form a long chains or rings of carbon atoms, कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी है कि वो एक का दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा तीसरे कार्बन के साथ, तीसरा चौथे कार्बन के साथ लिंक करने की कोशिश करता है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दूसरा कारण टेट्रावेलेंट नेचर होता है, क्योंकि कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ना शेयर हो ये ना लॉस हो सकते हैं, ना इनका गेन हो सकता है, ये सिर्फ शेयर हो सकते हैं दूसरे कंपाउंड के साथ, इसीलिए इनका टेट्रावेलेंट नेचर होता है। और कार्बन एटम जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में हम अगर देखें तो इसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, छोटे साइज़ की वजह से, और 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, और टेंडेंसी एक होती है कार्बन को दूसरे तीसरे कार्बन के साथ अटैच करने की, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिनकी वजह से कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि जनरली हम लोग मीथेन देखें, इथेन, इथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइन यानी C2H2। तो ये सब हमारे हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स के भी 2 तरीके के हुए, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग अल्केन्स बोलते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अल्केन्स जिसमें कि कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी इन कार्बन और कार्बन में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसीलिए इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जनरली डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं। ये देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं, जनरली CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन्स हो गया। इसके अलावा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गया। ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स का ही एग्जाम्पल है। ये हमारा इथीन हो गया, ये भी हमारा अल्कीन्स का एग्जाम्पल है। तो जिसमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड लग जाए तो वो प्रोपीन, इथीन जैसे एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे अल्कीन्स की कैटेगरी में आते हैं।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटीन है, ये भी हमारा अल्कीन्स की कैटेगरी में आ गया। तो ये डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं, इन्हें हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्काइंस भी आता है। ये ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये अल्काइंस होता है। कार्बन और कार्बन में अगर डबल बॉन्ड होता है तो ये अल्कीन्स होता है। कार्बन और कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो अल्केन्स होता है। कार्बन और कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड अगर हुआ तो अल्काइंस हुआ। जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं इथाइन, ये अल्काइंस का एग्जाम्पल है, अल्काइंस की कैटेगरी में आता है। प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन, ठीक, ये अल्काइंस की कैटेगरी में आता है। अल्केन्स में हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ये मीथेन है अल्केन्स में। प्रोपेन अल्केन्स में। ओके, तो ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो वो हमारा अल्केन्स में आता है। कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन्स में आता है। कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड्स है तो अल्काइंस में आता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी IUPAC नेमिंग, हाइड्रोकार्बन्स की IUPAC नेमिंग। कैसे हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे इन हाइड्रोकार्बन्स का? तो सबसे पहली चीज़ होती है कि इनका प्रीफिक्स और एक सफिक्स, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन का अगर कंपाउंड का नाम हम दें तो उसमें हम लोग सबसे पहले उसको प्रीफिक्स ले लेंगे और सफिक्स लेंगे और उसके बाद हमारे कंपाउंड का नाम रखा जाता है। तो अगर कार्बन का एक कार्बन का कंपाउंड है तो उसका जो प्रीफिक्स लिया जाएगा वो मिथ और उसका सफिक्स जो लिया जाएगा वो एन, तो ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा मीथेन, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4। अगर कार्बन हमारे पास दो है तो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो इथ और इसका सफिक्स जो होगा वो हमारा एन, तो कंपाउंड जो है वो हमारा बन जाएगा इथेन, यानी CH3। इसी तरीके से अगर कार्बन हमारे पास 3 है तो इसका प्रीफिक्स हमारा प्रोप प्लस एन, यानी प्रोपेन, ये CH3 CH2 CH3। इसी तरीके से कार्बन अगर हमारे पास 4 है तो ब्यूट प्लस एन गिव्स ब्यूटेन, यानी CH3 CH2 CH2 CH3। तो इस तरीके से हम इनकी नेमिंग करते हैं। ये हमने जो नेमिंग करी है ये हमने अभी तक की अल्केन्स के बारे में पढ़ा है।
ये अल्केन्स है, और इस अल्केन्स की IUPAC नेमिंग इस तरह से करते हैं: मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ओके, इसके बाद ये देखिए कि ये मीथेन रूट वर्ड, मीथेन स्ट्रक्चर CH4, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, फिर अगर कार्बन 2 हैं तो इथ, फिर इथेन IUPAC नेमिंग, स्ट्रक्चर CH3CH3, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। इसी तरीके से प्रॉप रूट वर्ड है, अगर कार्बन हमारे पास 3 है तो IUPAC नेमिंग प्रोपेन, स्ट्रक्चर CH3CH2CH3 यानी C3H8। अब ये देख लीजिए कि CH3 CH2 CH3, तो इसके पास 3 कार्बन है C3, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 2 5 5 3 8 यानी C3H8। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 हो गया। इसी तरीके से कार्बन 4 में ब्यूटेन, ब्यूटेन हुआ तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? इसके पास कार्बन हमारे पास 4 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं इसके? 3 2 5 5 2 7 7 3 10, तो H10 C4H10। ओके, तो इसी तरीके से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन का भी हम लोग IUPAC नेमिंग, स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास हम लोग बॉन्डिंग पढ़ते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, तो वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो इसमें सबसे पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मीथेन का। जिसका फॉर्मूला होता है CH4। तो ये बॉन्डिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कार्बन लिया हम लोगों ने, इसके साथ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हमने इस तरीके से लगा दिए। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन हम हाइड्रोजन का ले लेंगे। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हम कार्बन के इस तरीके से ले लेंगे। अब इसकी शेयरिंग करेंगे, इसको अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करना है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, शेयर कर लिए, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक शेल होता है जिसमें कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर लिया। फिर कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा इनके साथ, और अपने ऑक्टेट को स्टेबल कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो सिंगल बॉन्ड हुआ, एक पेयर के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे भी करी तो सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से मीथेन की कोवलेंट बॉन्डिंग हुई। दूसरा हम इथेन का एग्जांपल लेते हैं। इसमें C2H6 का फॉर्मूला, और कार्बन हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, क्योंकि C2H6 में 2 कार्बन होते हैं, और इसके 6 हाइड्रोजन को हम इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से लगा देते हैं। कार्बन के जो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है उसको भी हम ऐसे अरेंज कर देते हैं।
अब इसने अपना कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन का, तो हम सर्कल बना देंगे। अब ये कार्बन अपना 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो हम इस तरह से सर्कल बनाएंगे कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इस कार्बन का भी इसी तरीके से शेयरिंग करेंगे कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, ये शेयर कर लें। अब कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ एक पेयर की शेयरिंग हुई थी इलेक्ट्रॉन की, तो सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। कार्बन कार्बन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, तो सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। तो इस तरीके से ये C2H6 की कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। प्रोपेन में देखते हैं कि किस तरीके से इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। C3H8, कार्बन यहाँ पे 3 है, इनके साथ हाइड्रोजन हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं। हर एक हाइड्रोजन के अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हम लगा देते हैं। फिर कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली और अपने स्टेबल कर लिया उसने शेल को। ये कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, पहला वाला कार्बन। तो हम इस तरीके से सर्कल बनाएंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएं। ये वाला कार्बन भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। ये वाला कार्बन भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो इस तरीके से कार्बन का जो स्ट्रक्चर बनता है सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन के साथ और सिंगल बॉन्डिंग कार्बन के साथ। तो इस तरीके से प्रोपेन की कोवलेंट बॉन्डिंग हुई। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग हम ऐसे करते हैं कि इसका रूट वर्ड या जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स कंपाउंड के बराबर। अगर एक कार्बन का कंपाउंड तो हमारा अल्कीन्स बनाएगा नहीं, तो 2 कार्बन का होना ज़रूरी है डबल बॉन्ड के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच ही बनता है। तो अगर 2 कार्बन का कंपाउंड है तो हम इसमें जो प्रीफिक्स लेंगे वो इथ, और अल्कीन्स के केस में जो सफिक्स होता है वो ईन लग जाता है। तो यानी ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथीन। अगर 3 कार्बन का कंपाउंड है तो रूट वर्ड इसका प्रॉप और सफिक्स इसका क्या हो जाएगा, प्रोपीन।
अगर 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि इसमें जो सफिक्स होता है वो हमारा इन लगाया जाता है अल्कीन्स के केस में, और अल्काइंस के केस में हमारा जो सफिक्स होता है वो आइन लगाया जाता है, यानी प्रफिक्स रूट वर्ड प्लस सफिक्स कंपाउंड के बराबर। अगर कार्बन 1 तो होगा नहीं, कार्बन 2, क्योंकि 2 कार्बन की ज़रूरत होती है अल्काइंस बनाने के लिए, 3 बॉन्ड के लिए 2 कार्बन की ज़रूरत होती है। तो प्रेफिक्स हमारा अगर इथ तो सफिक्स हमारा होगा आइन, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है? इथाइन। अगर कार्बन 3 है हमारे पास तो प्रोप, और सफिक्स क्या हो जाएगा इसका? आइन, तो प्रोपाइन। 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ब्यूट प्लस आइन गिव्स ब्यूटाइन। 5 कार्बन का कंपाउंड है तो पेंट प्लस आइन पेंटाइन। ठीक। अब इथाइन को हम लोग कैसे लिखते हैं? इसके ट्रिपल बॉन्ड, पहले 3 कार्बन बना लेते हैं, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक सिंगल होगा, क्योंकि उसको अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करनी होती है तो एक ही हाइड्रोजन लगाएगा। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा सेकंड वाले प्लेस पे, और थर्ड पे CH3, तो ये हमारा ये प्रोपाइन हो जाएगा। इसी तरीके से इथाइन का एग्जांपल ले ले तो हम लोग C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H लगा देंगे, ये इथाइन। ठीक है। तो अल्कीन्स की बॉन्डिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्डिंग इन अल्कीन्स, सबसे पहला एग्जांपल है इथीन। इथीन 2 कार्बन ले लेते हैं, इसका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन हाइड्रोजन का इधर, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के, और बाकी के एक एक हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन ने अपनी बॉन्डिंग पूरी कर ली शेयर करके इस तरीके से, और ये कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए, 4 इधर से लेगा और 2 बाकी हाइड्रोजन के साथ। इसी तरीके से ये वाला कार्बन भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन लेके। तो कार्बन और कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यानी इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा, और बाकी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से ये C2H4 की केमिकल बॉन्डिंग यानी कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। प्रोपीन का देखें एग्जांपल। यानी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH।
तो सॉरी, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ये कार्बन हम लोग 3 कार्बन यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं, इसके हाइड्रोजन। एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के हाइड्रोजन के साथ। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। इस कार्बन ने भी 8 पूरे करे। इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की पूरी हुई शेयरिंग। अब ये और ये वाले कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो ये 8 पूरे कर लेगा इस तरीके से। तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, और सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच जो बॉन्डिंग हुई है वो डबल बॉन्ड की बॉन्डिंग हुई है। तो इस तरीके से ये कोवलेंट बॉन्डिंग प्रोपीन में देखी जा सकती है। ओके, कोवलेंट बॉन्डिंग अल्काइंस में देखते हैं। सबसे पहले इथाइन यानी C2H2, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CS ट्रिपल बॉन्ड CH। 2 कार्बन ले लेंगे, हाइड्रोजन इस तरीके से लगा देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कार्बन। बाकी 3 इलेक्ट्रॉन हम फ्रंट में रखेंगे बॉन्डिंग के लिए। इस हाइड्रोजन ने अपने बॉन्डिंग कर ली, इस हाइड्रोजन ने भी अपनी बॉन्डिंग कर ली, तो 1 इलेक्ट्रॉन की 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। और ये कार्बन और कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा होगा, और ये ऐसा सर्किल लगाएंगे कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच जो शेयरिंग हुई है वो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हुई है, इसीलिए इनके बीच जो बॉन्ड लगेगा वो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ लगेगा। तो ये इथाइन का कोवलेंट बॉन्डिंग हुई। इसको हम लोग
दूसरा नाम होता है इथाइन का एसिटिलीन। प्रोपाइन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तीन कार्बन ले लेते हैं, और एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इसका एक इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं हाइड्रोजन का एक कार्बन के साथ। फिर एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ, और इसके जो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ लगेंगे इस कार्बन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ। तो अब ये हाइड्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। इस कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए। इस तरीके से और ये कार्बन और कार्बन में भी 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। और इस तरह से ये कार्बन की भी की शेयरिंग हुई। तो इस तरीके से ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बनाता है, और जो तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के हुए वो तीन बॉन्ड लग जाएंगे इसके, और एक बॉन्ड राइट वाले हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से प्रोपाइन में कोवलेंट बॉन्डिंग हुई। अल्कीन्स और अल्काइंस में डिफरेंसेस देखते हैं, जैसे यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हो गया। दूसरा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो उसके स्मोकी फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होता है, यानी नॉन सूटी फ्लेम येलो कलर की जो फ्लेम होती है वो प्रोड्यूस होती है। और दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम बर्न करते हैं तो ब्लैक सूटी फ्लेम is produced with lot of smoke. Saturated hydrocarbons एडिशन रिएक्शंस नहीं शो करते हैं। जो एडिशन रिएक्शन अभी हम बाद में बताएंगे आपको कि एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स चाहे वो हमारे अल्कीन्स हो अल्काइंस हो, एडिशन रिएक्शंस
इसमें होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर पाता। ये ब्रोमीन वाटर जिसका रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है, इसको सिर्फ डीकलराइज वही कर पाते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है, तो जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी लेके पढ़ेंगे हम लोग, और IUPAC नेमिंग हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की देखेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू सो मच।